होगी, आपको पता होगा कि अच्छा ये फलां कंटिनेंट का कंट्री है, अच्छा इसका इसका कैपिटल ये है, इसकी करेंसी ये है, इसका बॉर्डर इसके साथ लगता है, इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ये है, इसकी न्यूज़ एजेंसी ये है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने डिटेल में आगे पढ़नी है तो ये फिर आसानी हो जाती है। फिर कुछ नए एमसीक्यू जो करंट अफेयर्स के होते हैं वही आपको करने पड़ते हैं। इसके अलावा ये सारा अगर कर लेंगे जो लोग, मतलब खुशकिस्मती से, फिर वो ये होगा उनका सिर्फ मैथमेटिक्स का एक पोर्शन रह जाएगा करने वाला और इंग्लिश का कुछ पार्ट रह जाएगा। तो वो अगर कोई कर ले तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि 100% तैयारी की जा सकती है पीपीएससी की। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने लोग आ गए हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। आज हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ना है। अब क्या सीन है, आ गए हैं, कितने लोग आए हैं अभी तक? हाँ 10 लोग आ गए हैं। तो आप मैसेज कर दें कि शुड वी स्टार्ट नो। मेरे ख्याल होस्ट ने सबके माइक बंद कर दिए। माइक की सबको सुन के हर कोई अपना फोन ऑफ कर सकता हाँ जी। अच्छा जी, बता दें मुझे ज़रा कि और वेट करना है कि हम शुरू करें इसको? फिर वो जो दरमियान में आते हैं ना वो असल में फिर वो स्टोरी की समझ नहीं लगती, बात बनती नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें जो ऑनलाइन है। शुरू करें जी। हाँ अभी और एक बंदा आ गया, तो इम्प्रूवमेंट हो रही। ये एडमन किधर साइलेंट बैठा है, ये तो मुझे रिस्पॉन्ड करे एटलीस्ट। यस सर। जी जी। अच्छा मैं क्या सर मैंने शुरू कर लें सर अभी? मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा था वो मैं मेरी ये सजेशन है कि हम स्टार्ट कर दें। हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, इस तरह हम किसका कितना इंतजार करें। मतलब उनको मैसेज भी किया था एक सर, कि आप लोग ज्वाइन करें, और पहले मैं चलो ठीक मैसेज हो कर गया, चुका इसकी हूँ। रिकॉर्डिंग। हाँ, बाकी मेरी यही सजेशन है सर। चलें लीव बाकी अब हाँ इसकी देख। रिकॉर्डिंग। हाँ चलो ठीक है, अभी इसकी रिकॉर्डिंग कर लेना फिर है जी सर। इसकी। ओके जी। अच्छा जी, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग आप आज नए आए हैं उनको भी बता दें कि हम इसकी हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम मैप से पहले करते हैं, मैप से बेसिक कंट्री को देखते हैं और कंट्री के आगे जनरल टू स्पेसिफिक उसकी सारी अप्रोच देखते हैं। एक और बात बता दूं आप सब लोगों को कि एशिया को हम कवर कर चुके हैं। इससे पहले अगर आप एशिया का नहीं किसी को अंदाजा तो वो फिर प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया है वो फाइल यहाँ कहीं शेयर कर देगा भाई, ये जो एडमिन है उससे आप कॉन्टेक्ट कर लेना, वो फाइल आप पूरी देखें। आज हमारा टारगेट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। थोड़ा सा मैं आपको मैप पे ले जाता हूँ, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये कैसे है। अच्छा जी, ये जब ये है जनाब आपका, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता ही देता हूँ। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर ठीक है नॉर्थ अमेरिका। ये आपका साउथ अमेरिका, ये पहले बता दिया था कि ये नॉर्थ की साइड है, ऊपर नॉर्थ लगता है तो ये इसलिए नॉर्थ अमेरिका इसको कहते हैं। अच्छा जी, ये फिर मैंने आपको बताया था वर्ल्ड मैप पे ये आपका सारा है अफ्रीका। ये प्लीज इन लोगों का माइक ऑन है, ये एडमिन से रिक्वेस्ट है कि उनका माइक बंद करें। अच्छा जी, ये आपका अफ्रीका हो गया था। ये मैंने आपको बताया था आपका ये रशिया है, और रशिया कह रहा हूँ एशिया है। इसमें ये अरेबियन पेनिनसुला ये मैंने कवर करवा दिया, जिन लोगों ने पढ़ी है क्लास पिछली उनको पता चल गया होगा कि अरेबियन पेनिनसुला से क्या मुराद है। ये सारा कुछ ये सारा आपका एशिया हो गया। एशिया का लैंड मास जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है,
उसके बाद फिर ये आपका था यूरोप, ये वाला इधर छोटा सा। अच्छा जी, आज जो पोर्शन कवर करना है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन का आपको अंदाज़ा हो गया कि नॉर्थ अमेरिका किस साइड पे है। अच्छा जी, ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के ना नीचे से कंट्री आपने सारे करने हैं, ये इसकी की बनाई हुई है मैंने, तो इस हिसाब से करना है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की वो मैंने आपको बाउंड्री लगा के बता दी थी, तो ये पनामा कंट्री है इसका। नीचे से शुरू करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका की जो टिप है नीचे वाली, यहाँ से हमें शुरू करना है। यहाँ पे पनामा कैनाल्स भी हैं, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, पनामा सिटी भी है, पनामा कैनाल भी है। पनामा पेपर वाला इशू आपको याद होगा नवाज शरीफ के दौर में, तो वो ये कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिका का लास्ट वाला कंट्री है। तो नॉर्थ अमेरिका का पहला कंट्री है जी पनामा, ये पनामा पी से। ठीक है, ये दो कीज मैंने बताई हैं, तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे तो फिर बाद में रिकॉल करने में भी आसानी होती है। पनामा ये वाला, ठीक है जी। ये आपका पनामा हो गया, पनामा। ठीक है जी, पनामा के ऊपर जो कंट्री है ये है कोस्टा रिका। ये नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, मैंने आपको मैप के ऊपर बता दिया है कि वेस्ट साइड पे है, और ये नॉर्दर्न नॉर्थ बनता है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये पहला कंट्री मैंने आपको नीचे वाला बताया पनामा, फिर उसके बाद कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के ऊपर ये वाला कंट्री है निकारागुआ, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ के आगे है ये गेबोन, ये वाला कंट्री गेबोन। पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ई सिलेवेंडर, ये होंडुरस है। होंडुरस के आगे जनाब ये आपका कंट्री आगे ग्वाटेमाला, ये ग्वाटेमाला कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का। ये जैसे आगे डिटेल आनी है तो फिर ये कंट्री की जब क्वेश्चन आता है तो फिर फौरी बंदा जिसने मैप को किया उसकी बेस बनी होती है, उसको पता होता है कि हाँ ग्वाटेमाला ये नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, इसके साथ कौन सा कंट्री लगता है। ग्वाटेमाला के साथ ये बलीजी है, ये कंट्री, इसका कैपिटल बेल्मोपान है, इसके हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद जो ऊपर बड़ा सा कंट्री आपका आएगा वो आएगा ये मैक्सिको। मैं इसको रेज कर देता हूँ, इसको मैं। अच्छा, ये फिर मैक्सिको कंट्री आपका ऊपर आ जाता है, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है टेक्निकल। अच्छा ठीक है, मैंने आपको दोबारा से बता देता हूँ। पनामा, फिर ऊपर कोस्टा रिका, फिर निकारागुआ, फिर ईस्ट लेवेंडर, फिर होंडुरस, फिर ग्वाटेमाला, फिर बलीजी, और ये मैक्सिको। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका के जो बड़े तीन कंट्री हैं वो ये है, एक कनाडा ऊपर, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। मैं अगर आपको थोड़ा सा ये इंटरव्यू कर लूँ। अच्छा, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये केले कुछ लोग इसे समझते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के यही तीन कंट्री, नहीं, दूसरे कंट्री भी इसमें शामिल है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कनाडा की, और ये वाला जो कनाडा का और यूएसए का बॉर्डर मिलता है ना जी आपस में, ये जो बॉर्डर है इनका, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। यानी कंट्रीज का आपस में जो सबसे ज़्यादा शेयरिंग बॉर्डर है ये है, ये 5,061 किलोमीटर है। और इसको 49 पैरेलल लाइन भी कहते हैं, 49 पैरेलल लाइन, ये इसका नाम है इंटरनेशनल बाउंड्री का। इस तरह जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है, इनकी भी बाउंड्री है। पाकिस्तान का जो रन ऑफ कच है उसको भी 24 पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्रीनलैंड आपको करवाया था कि बिगेस्ट जो आइलैंड है, बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो ये नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, और उसके अलावा ये बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। आइलैंड मैंने आपको बताया था जिसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है। तो ये बिगेस्ट आइलैंड जो है ये है ग्रीनलैंड, और इसका कैपिटल नूक है, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज कौन कौन से हैं, अब ऊपर से नीचे की तरफ देख लें। सबसे ऊपर कनाडा है, कनाडा के ऊपर ये वाला ऊपर चला जाता है रशिया वाला पार्ट, वो दूसरी तरफ आता है। यानी कनाडा हो गया आपका, यूएसए हो गया, मेक्सिको हो गया, ठीक है जी। जब आप नीचे आएंगे तो नीचे उसके बाद ये दो तीन और कंट्रीज यहाँ पे हैं। ये क्यूबा है, क्यूबा। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुए थे, तो जनाब रशिया वालों ने यहाँ पे अपने बम लगा दिए थे, मिसाइल सिस्टम अपना यहाँ पे नस्ब कर लिया था। तो यानी ऐसे ही, क्योंकि ये वैसे तो रशिया बहुत दूर है यूएसए से, तो उन्होंने ऐसे ही यहाँ पे अपना सारा सिस्टम, बैलिस्टिक जो निज़ाम होता है सारा, वो यहाँ पे कर लिया था। फिर अमेरिका ने बड़ी मुश्किल बच बचा किया यहाँ से, ठीक है। ये जमाइका है, जमाइका क्रिस गेल का कंट्री है, और ये क्रिस गेल यहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद डोमिनिका रिपब्लिक, ठीक है, इसका नाम है डोमिनिका रिपब्लिक। ये छोटे छोटे कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका के, इनकी खबर खबर कम ही आती है इंटरनेशनल मीडिया में। ज़्यादातर आपको पता है यहाँ पे बॉस ये अमेरिका बैठा है, तो ये फिर जाहिर बात है जो किसी और की फिर चलने नहीं देता। और एक बात बता दूं, अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो कनाडा के पास नहीं। हालांकि कनाडा भी काफ़ी स्टेबल कंट्री है, लेकिन जो अमेरिका का ओवरऑल इंटरनेशनली किरदार है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू, ये देखें ना, मक्सिको भी तो इतना बड़ा कंट्री यहाँ पे है। तो आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि मेक्सिको बॉर्डर के इशू आती रहती है खबर, तो ये वाला इतना बड़ा बॉर्डर ये भी लगता है। इसमें क्या होता है कि ये मेक्सिको पुअर कंट्री है, यहाँ से लोग दूसरे कंट्री में अमेरिका में जाने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे वाल भी एक बनाई हुई है। लेकिन क्या लोग वो वाल को भी क्रॉस कर जाते हैं, जो लोग डॉन पढ़ते हैं या इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि अक्सर वो बड़ी सारी दीवार एक आती है, उसको फिलहाल के दिखाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बाउंड्री वगैरह और मजीद बढ़ा रहा है कि हम क्यों किसी को अपना राइट दें अपनी कंट्री में लोगों को आने दें। ये तो ये मेक्सिको के साथ देखें ना, अगर वो आपको पूछ ले एक जनाब मेक्सिको का यूएसए के साथ क्या इशू है, तो जब आपको पता होगा एक तो उसका ये बॉर्डर इतना बड़ा लगता है, फिर आप बता सकते हैं कि मेक्सिको एक मतलब पुअर कंट्री है। और जनाब और एक मैं मज़े की बात बताऊं कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री तो चलें फिर भी किसी हद तक इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, जब आप साउथ अमेरिका की तरफ जाते हैं तो उनका कोई हाल ही नहीं मिलता, ठीक है ना। आपने कभी उनकी कोई खबर वगैरह सुनी नहीं। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। फिर मैं थोड़ा सा ये कर लूँ। अच्छा जी, वो वर्ल्ड मैप पे मैं आपको, अच्छा जी, हम ये कंट्री कर रहे थे, मैंने आपको कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ये गोतेमाला, ईस्ट लेवेंडर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, क्यूबा, जमाइका, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, और ये करवा दिया ठीक है। लैंड ऑफ फ्यूमिंग बर्ड भी इसको कहते हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैको कंट्री है। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो गए। अब नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैपिटल। ये था ग्रीनलैंड, जो वो ऊपर के टॉप के राइट साइड पे था, ग्रीनलैंड बिगेस्ट, ठीक है, आइलैंड इन द वर्ल्ड। इसका कैपिटल था नूक, ठीक है। इसकी करेंसी है दानिश क्रोना, ठीक है, दानिश क्रोना। उसके बाद कनाडा था, कनाडा अरे का बड़ा इसका मशहूर, कैपिटल कोई और नहीं है? जी ग्रीनलैंड सॉरी, का रेस्टविक इस तरह का नाम नहीं है इसका? इसका कैपिटल, जी जी, ग्रीनलैंड का। नहीं नहीं, नूक है, नूक कैपिटल है इसका। आप चेक कीजिएगा फिर कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, वैसे मेरा ख्याल है कि आर से नाम शुरू होता है इसका। हाँ चेक चेक कर लेंगे, ठीक है। कनाडा का ओटावा है, कैनेडियन डॉलर चलता है। यूएसए का वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। इसका यूएसए डॉलर है जो कि डोमिनेंट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद इसको एक याद करने की ना एक टिप भी बनाई हुई है, यानी एक इसका तरीका है, पीसी नहीं जाना
जाना बाई मेरे। अब कैसे, इसकी एब्रीवेशन क्या है? पीसी नहीं जाना बाई मेरे। पी से पनामा, सी से कोस्टा रिका, यानी पनामा और कोस्टा रिका पीसी से हो गया। नहीं, NEH। निकारागुआ ई से लेवेंडर ई से और होंडुरास एच से। नहीं से ये हो गया पनामा। उसके बाद ये जाना बाई मेरे, ये जाना से नीचे गोतेमाला, गोतेमाला से आगे बलीजी, बलीजी से आगे ये एम से मैक्सिको। यानी जब तक आपने PPSC को क्वालिफाई नहीं कर लेना, आपने PC नहीं जाना भाई मेरे, ठीक है। यानी पनामा का कैपिटल पनामा सिटी है, कोस्टा रिका का सान जोज है, निकारागुआ का मनेगुआ है, ईस्ट लेवेंडर का सैंस लेवेंडर है, होंडुरास का तगुसिपाला है, गोतेमाला का गोतेमाला ही है, बलीजी का बेल्मोपान है, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी है। ठीक है, ये ज़ाहिर सी बात है, ये आपको थोड़ी सी पेन स्टेकिंग तो करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा टाइम लगा के इनको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आगे इनकी करेंसीज हैं, ये आपने देख ली है। ये ईस्ट लेवेंडर का डॉलर है, लेम्पीरा है, क्विजल है, डॉलर है, फिर पीसो है। मैक्सिको की करेंसी काफ़ी पूछी जाती है, ये पीसो करेंसी, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्थ अमेरिका में, इसलिए अक्सर ये पूछा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्यूबा का कैपिटल हवाना है, जमाइका का किंगस्टन है, यानी किंगस्टन USB वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ये मशहूर थी, ये किंगस्टन की USB। तो इसकी करेंसी डॉलर है। हेटी है, हेटी छोटा सा, इधर से मैंने आपको बताया था। या पोर्ट प्रिंस इसका कैपिटल है। उसके बाद ट्रिनिडाड एंड टबैको, ये छोटा सा आइलैंड टाइप कंट्री, पोर्ट ऑफ स्पेन भी इसको बोलते हैं, तो इसमें भी डॉलर चलता है। लैंड ऑफ ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड आपने वो देखा होगा जब हमने 8वीं की साइंस पढ़ी, तो ह्यूमिंग बर्ड वो परिंदा सा उड़ रहा है, उसकी टांगें बड़ी कमज़ोर होती हैं, तो वो ये वह दुनिया का परिंदा है जो आगे और पीछे की तरफ उड़ सकता है। चंद 1 पाउंड सिर्फ इसका वज़न होता है, ठीक है जी। उसके बाद बहमास है, ये इसका कैपिटल नासू है और इसकी करेंसी है डॉलर। उसके बाद डोमिनिका रिपब्लिक है, सेंट डोमिनिको, इसकी करेंसी भी पीसो है। यानी 2 कंट्रीज़ है नॉर्थ अमेरिका में जिनकी करेंसी है पीसो है। तो पोर्टो रिको है, सैन जोस है। ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, इनकी इंटरनेशनली बहुत कम जो पार्टिसिपेशन आप देखते हैं, ठीक है जी। ये था थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। अच्छा जी, साउथ अमेरिका भी ऐसा ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोर्शन जो ज़्यादा डेवलप है और साउथ पोर्शन जो है वो लेस इकोनॉमिकली स्टेबल है। इसका जो बड़ा कंट्री है ना ये नहीं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, ये बिगेस्ट कंट्री है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है चिल्ली की। ये देखें कितनी बड़ी है सारा। इसके बाद तो इस साइड से मैंने आपको बता दिया था कि ये जो, ये मैं बताता हूँ थोड़ा सिलेक्ट करना, ये वाली साइड आपको पता होना चाहिए अगेन कि ये पैसिफिक ओशन है आपका, ठीक है। और ये वाला अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन। तो ये चिली का जो कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, वसी है, ये सारा कोस्टल एरिया इतना बड़ा है इसको लगता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, और उससे पहले भी ये पूछते हैं कि साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री है जिसका कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद इसके साथ अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना की ये टीम वगैरह भी है, ब्यूनस एयर्स का कैपिटल है। उसके बाद 2 कंट्रीज़ हैं ये ऊपर और नीचे, ये एक पैरागुए और यूरागुए, पैरागुए और यूरागुए। उसके बाद ये है जनाब बोलीविया कंट्री। बोलीविया के बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये आपका कंट्री आता है पेरू, ठीक है। पेरू के बाद ये बड़ा सा कंट्री है ब्राज़ील। यहाँ पे जब मैं आपको साउथ अमेरिका को दूसरा मैप दिखाऊंगा पॉलिटिकल, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पेरू आ गया, फिर इसमें क्योंकि इसमें मैप वो ऊपर से मिटा हुआ है, तो इसके आगे मजीद कंट्री हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला एक कंट्री आता है, होगो शेवेज का कंट्री है, गोतेमाला है, फ्रेंच गनिया, और ये ये एक कंट्री है। ये भी मैं आपको पॉलिटिकल जो उसका मैप है उस पर दिखाता हूँ, ठीक हो गया। ये था एक साउथ अमेरिका का। थोड़ा सा आप इसकी करेंसी वगैरह कर लेते हैं। आज जो समझने वाली ज़्यादा चीज़ है ना, वो आगे एक टॉपिक आना है, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये तो आप सीधा सीधा आपको थोड़ा आइडिया एक बस बन जाए, तो फिर आपने उसको अच्छी तरह से याद करना। अच्छा, साउथ अमेरिका का पहला कंट्री मैंने आपको जो बताया वो चिली है। चिली का कैपिटल है सेंटियागो।
आज जिन लोगों ने बीए सिंपल किया उन्होंने इंग्लिश में ये सेंटियागो की स्टोरी पढ़ेगी, एन ओल्ड मैन इन द रिवर, वो मछली के साथ बड़ी फाइट करता है और उसका नाम सेंटियागो होता है, ठीक है, ये वही सेंटियागो है, ठीक है। और ये चिली जो है लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करता है ये कंट्री, साउथ अमेरिका कंट्री। उसके बाद अर्जेंटीना, जो मैंने चिली के साथ वाला राइट साइड पे कंट्री आपको बताया, ये ब्यूनस एरीज है, पीसो इसकी करेंसी है क्या। और उसके बाद अरागुए है, मोंटा वीडियो, तो ये इसकी कैपिटल है। उसके बाद पैरागुए, असूसियान इसको बोलते हैं। बोलीविया का कैपिटल ला पाज है, इसको लैंड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं, यानी गरीब मुल्क था तो कहते हैं ये यहाँ से जो अमेरिकन का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पीरू है, पीरू का कैपिटल लीमा है और इसकी करेंसी सोल है। उसके बाद इक्वाडोर जो ऊपर बताया था कंट्री, ये इसकी करेंसी डॉलर है। उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा है और करेंसी पीसो है। वेनेजुएला, कैराकास, बोलीवर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसकी वेनेजुएला की याद रखनी है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है एंजल वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये लोग गलत लगा देते हैं। लोग इसको नियाग्रा वाटरफॉल जो कि कनाडा में, उसके साथ मिक्स कर देते हैं। एंजल वाटरफॉल है यानी नेचुरल वाटरफॉल, यानी चश्मा है पानी का, बहुत ज़्यादा हाइट से पानी नीचे गिरता है। तो ये इसका ये होगो शेवेज का कंट्री है, 1999 से 2013 तक ये इसका ये हेड रहा है, ये होगो शेवेज। ये फिर आपको जब इसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये सब बताऊंगा होगो शेवेज कौन था और ये कहाँ से आया और इतनी देर कैसे हुकूमत की, ठीक है। तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल, ये आपने एंजल यानी फरिश्ते जो हैं कैसे याद रखें, बोलीविया वेनेजुएला में जो फरिश्ते रहते हैं उस तरह के आपकी एक बेस बन जाएगी एंजल वाटरफॉल की, ठीक है। उसके गुयाना कंट्री है ऊपर, उसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है, इसमें भी डॉलर चलता है। सूरीनेम है, पैरामरीबो है, सूरीनेम डॉलर है। इनकी ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक एक चीज़ें इनसे पूछी जाती हैं। फ्रेंच गनिया है, इसकी करेंसी है सैने, कैने भी इसको कहते हैं, लेकिन आप सैने पढ़ लें या कैने पढ़ें। इसका यूरो, ये थोड़ी सी हटके करेंसी आई है साउथ अमेरिका में, किसी का फिर डॉलर की सवार है, तो ये है यूरो करेंसी, जो को टोटल आठ है। जैसे आप जानते हैं यूरोप तो यूरोप की साइड में चलता है, तो ये साउथ अमेरिका भी एक का भी एक कंट्री है, यूरो इसमें चलता है, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील है, इसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया, इसकी करेंसी रील है, ठीक है। एरिया वाइज साउथ अमेरिका का बड़ा कंट्री है, ठीक है। ये हो गया जनाबे वाली। अच्छा, इसके बाद आ गया आज ऑस्ट्रेलिया। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूरोप के अलावा सारा जो मैप है ना एक दफ़ा बता दूँ, फिर आगे स्पीड से चलेंगे, ठीक है। ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। अब अक्सर लोग जब देखते हैं ना ऑस्ट्रेलिया को मैप पे, तो यही हिस्सा नज़र आता है, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर घूम है, ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, ये याद रखना है आपने। अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट आप कहेंगे तो फिर ये दूसरे वाले जो इसके कंट्रीज़ हैं वो भी साथ आएंगे, मैंने नंबरिंग की हुई है इनकी। जब ऑस्ट्रेलिया अकेले का जिक्र होगा, जब कंटिनेंट बड़े ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो फिर ये सारे कंट्रीज में शामिल है और अकेला ऑस्ट्रेलिया यही है। अच्छा, ये भी आप देखें कि ये एक आइलैंड की तरह, ठीक है, काफ़ी दुनिया की बिल्कुल दूसरी साइड पे समझेंगे ऑस्ट्रेलिया। इसका कैपिटल कैनबेरा है, ये पहला यानी बरआज़म ऑस्ट्रेलिया का कंट्री ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो कंट्री है वो है आपका न्यूजीलैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को न्यूजीलैंड का मैप पे नहीं पता लगता, तो ये न्यूजीलैंड एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे लगता है जाकर, बिल्कुल साउदर्न के पास। और न्यूजीलैंड का आपको याद होगा कि पीछे करके क्राइस्ट चर्च जो मस्जिद में एक बंदे ने फायरिंग कर दी थी, बहुत ज़्यादा मुसलमानों को हलाक कर दिया था। वो फिर जकिंडा आर्डन जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है, उसने बड़ी टेक्निकली डिप्लोमेटिकली इस मामले को डील किया था। और रिसेंटली अब वो जिस बंदे ने ये काम किया था उसको जनाब अब उम्र कैद की सज़ा दी। तो ये न्यूजीलैंड कंट्री है, यहाँ पे सज़ाए मौत नहीं दी जाती, ये नहीं, बड़ा लिबरल सा और बड़ा आज़ादाना सा कंट्री। कहते हैं जी 4 घंटे में आप एक कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं, तो इस तरह का ये जैसे शू साइड पड़ा है, ठीक है। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। तीसरा कंट्री जनाब फिजी है, फिजी, ठीक है। तो फिजी हो गया। उसके बाद तीसरे के बाद जनाब चौथा कंट्री आपका जनाब अली ये है वनाटू, इसका कैपिटल विल्लू है। ये टवालू है, एक्चुअली जजीरे टाइप ये कंट्री हैं। फिर उसके बाद ये बड़ा सा आइलैंड आता है सोलोमन आइलैंड, ये अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है सोलोमन आइलैंड कहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रेलिया की साइड पे लगता है, ठीक है। हनूरा इसकी ये जो कैपिटल है। उसके बाद ये आ जाता है आपका पपुआ न्यू गनिया,
पपुआ न्यू का पोर्ट मोर्रे इसकी करेंसी है, कैपिटल है, और ये किन्ना इसकी करेंसी है। इनके सिर्फ आपको नाम ही थोड़े से याद रह जाए तो यही काफ़ी है। उसके बाद नारू है, ये नारू का आएगा, ये स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है, यानी सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री जो दुनिया में, ये नारू कंट्री है। उसके बाद ये किरीबैटी, एक इसका कैपिटल तवालू है, किरीबैटी कंट्री है। अब इसके ये जो ऊपर यहाँ तो ये इन्होंने ऐसे एक पेनिनसुला टाइप बनाई ना, ये कुछ भी नहीं है, ये असल में उन्होंने बताया कि इससे आगे यहाँ पे इंडोनेशिया कंट्री लगता है, ये इक्वेटर कंट्री शुरू हो जाते हैं, तो इक्वेटोरियल कंट्रीज आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इससे नीचे है, ये फिर आगे ऊपर इक्वेटोरियल। तो ये आपका एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया भी होगा, मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद ये फिजी, फिजी के बाद वनाटू, वनाटू के बाद सोलोमन आइलैंड, टवालू, फिर उसके बाद नारू, फिर किरीबाटी, फिर पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है, और ये फिर ऊपर इक्वेटोरियल कंट्रीज। अच्छा जी, ये एक दफ़ा देख लें, मैंने बता तो दिया लेकिन एक दफ़ा देख लें फिर। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, फिजी का सोवा है, टवालू का फुनाफिटी है, इसका भी डॉलर है, ठीक है। वनूटू का विला है, इसकी करेंसी वाटू है। सोलोमन आइलैंड का हनियारा है, इसकी करेंसी भी डॉलर है। उसके बाद किरीबाटी का तवारा टूल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसमें चलता है। ये नारू है, ये इसमें भी ऑस्ट्रेलियन चलता है, ये लिखा भी है साथ स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, यानी ये बिल्कुल छोटे कंट्री हैं। तो फिर जो छोटे कंट्री किसी बड़े कंट्री के साथ होते हैं तो फिर मोस्टली कल्चर और करेंसी वगैरह सारी जो है बड़े कंट्री की साथ वाले की होती है उसमें। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंट्री अगर क्वेश्चन आए तो ये वेटिकन सिटी है, ये छोटा सा सिटी भी है, और ये एज ए इंटरनेशनली यूएनओ इसको एक कंट्री का स्टेटस भी देता है। तो ये क्वेश्चन आता होता है कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, तो इसका जवाब है वेटिकन सिटी। ये यूरोप में है, यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए स्मॉलेस्ट रिपब्लिक के साथ दिया ताकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ये रिजेंबलेंस की वजह से दूसरी चीज़ के साथ बता देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया है, इसका कैपिटल पोर्ट मोरिसी है, किन्ना इसकी करेंसी है, ठीक है। किन्ना या कुन्ना जो आप मर्जी कह लें। वेटिकन सिटी है, ये बताया हुआ है, वेटिकन स्मॉलेस्ट सिटी है, और नारू है स्मॉलेस्ट रिपब्लिक। ठीक हो गया जी, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो आज आपको अहम चीज़ करानी है, अच्छा ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो लोग नए आए हैं ये भी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, चले जो लोग नए आए हैं उनको फिर आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। ये चीज़ें क्या है, हाँ जी, ये वाली ये मैंने आपको स्ट्रेट बताई थी कि स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट ऐसी होती है कि जो दो लैंड मास के अंदर पानी की पट्टी गुजर रही हो, यानी दो लैंड मास को अलहदा कर रही हो, तो ये स्ट्रेट होती है, ठीक है। नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच सेपरेट टू मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड, यानी जमीन के दो पोर्शन को अलहदा करे और पानी की पट्टी अंदर चाहिए तो स्ट्रेट आए। अब फेमस स्टेट ऑफ मलक्का, ये इंडोनेशिया में, दुनिया का 70% तेल यहाँ से गुजरता है, ठीक है। स्टेट ऑफ जापाडार है, ये भी आपको बताऊंगा। लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड साउथ चाइना सी, ये आगे अभी पढ़ना है इनका, ये साउथ चाइना सी कहाँ पे है, इजिप्ट रिवर, नाइल रिवर कहाँ पे, ये मैंने अभी आपको बतानी है सारी चीज़ें। अच्छा, आर्कटिक ओशन मैंने आपको बताया था, ये सबसे छोटा ओशन है। उसके बाद इस्थमस, इस्थमस क्या था, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच सेपरेट्स टू मेजर पोर्शन, यानी इसके वाइस वर्सा है, इसमें दोनों तरफ लैंड था। अब इस्थमस क्या होती है कि दोनों तरफ पानी होता है और लैंड का पोर्शन, जी सी और ओशन में फर्क बता दें क्या होता है? यार, सी छोटे समंदर को कहते हैं और ओशन बड़े को कहते हैं। अब इनके उन्होंने नाम रखे हुए हैं तो उस वजह से फिर आगे उन्होंने हमें उनकी ज्योग्राफी का, यानी जो लोकेशन है उसके हिसाब से याद रखना होता है कि सी और ओशन का क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद ये इस्थमस था, इस्थमस मैंने आपको बता दिया था कि दोनों तरफ इधर ज़मीन है और इसके तो पानी होता है, यानी उसके उलट चीज़ है। फिर क्रीक बताया था, क्रीक में मैंने बताया था कि छोटी छोटी ऐसे डंडियाँ सी आगे चली जाती हैं पानी के अंदर, ठीक है। ज़मीन के अंदर वाले पोर्शन में ना पानी की पगडंडियाँ ऐसे चली जाती हैं, उन्होंने तो ऐसे बनाए, मैंने आपको प्रॉपर बना के दिखाई थी। तो उसके रिलेटेड एक जो हमारा इशू है, सर क्रीक इशू बताया था, पाकिस्तान और इंडिया का ये लैंड डिस्प्यूट इशू है क्रीक। ये सर क्रीक जो है ये इलाका है, यानी उस डिस्ट्रिक्ट है भारत का। तो इस वजह से ये 60 माइल का एरिया और बिगेस्ट साल्टेड जो एरिया है, ये भी आप नेट से सर्च कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये पाकिस्तान की सिंध साइड पे लगता है, 60 किलोमीटर का एरिया है। तो इसको रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं, ज़्यादातर लोग रन ऑफ कच्छ के नाम से वाकिफ़ हैं। तो इस चीज़ का इसको ये नहीं पता कि ये
बिगेस्ट साल्टेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड भी है 60 किलोमीटर, यानी ऐसे लगता है वो साल्टेड सा पोर्शन है सारा, जिससे नमक ही नमक पड़ा। इसको रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं। इस जगह ठीक है, मतलब जगह के नाम होने की वजह से। और यहाँ पे जो बाउंड्री लगती है, जो मैंने पहले भी बताई थी, जैसे नॉर्थ कनाडा और यूएसए को 49 पैरेलल डिवाइड करती है, और यहाँ पे जो ये हमने डिवीजन की हुई है इंडिया और हम के साथ, यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है 24 पैरेलल। ये इसलिए इस तरह की चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि जब इंटरनेशनल किसी डिस्प्यूट को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करना होता है, तो फिर इस तरह के ऑब्जर्वेशन, इस तरह की एब्रीवेशन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं उसमें। ठीक है, अब पाकिस्तान में टोटल मैंने बताया था आपको 15 क्रीक्स हैं, जिनमें सिर्फ एक डिस्प्यूटेड है, 14 पाकिस्तान के कब्जे में है। 1947 के बाद ये सारा मामला 60 किलोमीटर का एरिया है, और ये वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आइलैंड आपको बताया था। आइलैंड ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी हो। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड मैंने ग्रीनलैंड आपको बता दिया, ये नॉर्थ अमेरिका का भी आ गया यहाँ पे। यानी देखा ना, जब एक मैप के आप एक चीज़ कवर करते हैं तो दूसरी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होती जाती है साथ ही। फिर मैंने पेनिनसुला का बताया था, जिसके तीनों तरफ पानी है। देखें, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। इसमें मैंने अरेबियन पेनिनसुला आपको करवा दिया था, उसके कंट्रीज भी करवा दिए थे, जिसमें उसके ऊपर मिडल ईस्ट है। लेकिन एक और बड़ा मशहूर पेनिनसुला सिनाई पेनिनसुला, उसके अक्सर क्वेश्चन आते हैं। वो जब मैं आपको अफ्रीका का मैप करवाऊंगा तो वो उसकी टॉप वाली साइड पे लगते हैं, ये वाला जो सिनाई पेनिनसुला, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, और कोतूर पहाड़ भी वहाँ पे, और मन्नो सलवा वगैरह वहाँ पे उतर था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजिप्ट की ऊपर वाली साइड पे। वहाँ से सुएज कैनाल भी गुजरती हैं, और सुएज कैनाल जो है मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाती हैं। तो ये फिर मैं आपको वो सारा बता दूंगा। लार्जेस्ट पेनिनसुला ये अरेबियन पेनिनसुला, ये हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पिछला प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है उनको पता है ये अरेबियन पेनिनसुला है। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ये मैंने बता दिया था कि सऊदी अरब है। सऊदी अरब के साथ कितने सारे कंट्री लगते हैं। देखें ना किस तरह स्मूथली जो आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके एमसीक्यूज आप ऐसे वर्बली आपको चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद श्रीलंका आपको बताया था। टीयर ऑफ इंडिया, जिन्होंने मैप पढ़ा है उनको मैंने बताया था कि इंडिया की बिल्कुल नीचे साइड पे एक आंसू सा बना है टाइप, तो ये कंट्री है पूरा श्रीलंका, तो इसीलिए इसको टाइटल दिया गया टीयर ऑफ इंडिया। खलीज मैंने आपको बताया था कि जब पानी ऐसे अंदर ज़मीन के रास्ता बना ले तो इसको खलीज बोलते हैं। गल्फ़ भी कहते हैं इसको, उर्दू में खलीज कहते हैं। जब हम पिछली मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते थे पहले, तो उसमें ये खलीज था। अब ये लोग ज़्यादातर गल्फ़ ही पूछते हैं, और गल्फ़ के रिलेटेड ही गल्फ़ का ही क्वेश्चन आएगा, खलीज नहीं पूछा जाएगा। तो बिगेस्ट गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है ये। मैं जब आप नॉर्थ अमेरिका की जो ऊपर वाली साइड है, ये ऐसे उसकी जो जिसको कच्छ नहीं बोलते, जैसे ये बनी है, तो ये बिगेस्ट गल्फ बनी है, ये हमने पढ़नी है, ये मैंने आपको बतानी भी है। ठीक है जी। उसके बाद बे, गल्फ से अगर बड़ा कटाव हो जाए ना तो उसको बे बोलते हैं। बिगेस्ट बे हडसन बे, ये भी मैं आपको मैप में करवा। जी जी, हेलो हेलो, कोई प्रॉब्लम है? जब बे से बड़ा हो तो तब गुल्फ नहीं होता? जी जी, बे से बड़ा ही बता रहा हूँ ना। हाँ सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये बे से बड़ा हो जाए तो फिर गल्फ। भाई ने अच्छी करेक्शन करवा दी है। ठीक है, ठीक हो गया जी। बे से जब बड़ा, जब खलीज बढ़ जाए तो बे, ठीक है, और बे से बड़ा फिर गल्फ। अच्छा जी, उसके बाद आ गई उसके बाद आपकी ये आज कुछ अर्थ का पोर्शन करना है, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि पहले मैं ना आपको एक और टॉपिक करवा दूँ, उसके बाद फिर सर डेली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पाकिस्तान के रिलेटेड भी ना कुछ करवा दिया करें। हाँ जी करवाएंगे। और यार सारा कुछ होना है, पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा आगे हिस्ट्री आनी है, तो आपने आपका दिल भर जाना है पाकिस्तान के बारे में पढ़ पढ़ के ना। तो वो बेफिक्र हो जाएं आप, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं अभी डिस्कस करने वाली, क्योंकि ये मैप का इसलिए यार करवा रहा हूँ। और ये जो उसकी सारी हैं टेक्निकल सारी चीज़ें, ये इनकी बेस पे आगे सारा कुछ होना है, तो ये बेसिकली क्लियर होनी ज़रूरी है। अच्छा, मैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको बताने लगा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ आपके काफ़ी ज़्यादा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसे ये अब उन्होंने एक वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है गोल दायरे में, ये ईस्ट साइड है, ये आपकी वेस्ट साइड है, ये आपकी नॉर्थ साइड है, और ये नीचे साउथ साइड है। ये मैंने आपको बताया था यूरोप यहाँ पे लगता है, एशिया यहाँ पे लगता है। ये एशिया का जो नीचे वाले कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, ये इक्वेटर पे आता है। उसके बाद अफ्रीका का कुछ पोर्शन, ये देखें सेंटर, अफ्रीका के सेंटर से इक्वेटर गुजर रहा है।
इसलिए जो अफ्रीकन कंट्री है ना, कीनिया के रहने वाले, युगांडा के, सोमालिया के, तो लोग काले होते हैं क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ऊपर पड़ रही होती है और उनके सनलाइट में जो पिगमेंट होता है मेलानिन, और मेलानिन पिगमेंट जो ज़्यादा जब हो जाता है स्किन में तो वो कलर को फिर बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे इक्वेटर के आसपास रहने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ब्लैक होते हैं, और जो इक्वेटर से दूर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होते हैं, जो यूरोपियन लोग या नीचे वाले ये ऑस्ट्रेलिया के लोग, ये आपने देखा होगा इनके कद भी बड़े होते हैं और शक्ल सूरत वाइट कलर के, हैंडसम किस्म के, क्योंकि उनको जो इतनी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये साउथ अमेरिका का कुछ कंट्रीज हैं, ये हमने नीचे पढ़ने हैं, तो ये भी इक्वेटर पे आते हैं। ठीक है, अब एक और बात बताता हूँ, लैटिट्यूड वर्ल्ड जमीन को ऐसे तकसीम करना जो है ना, जैसे ये वाली लाइन है जिनके ऊपर मैं माउस अपना कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट आपको निशान मिला के दिखा देता हूँ ताकि ये जमीन के लैटिट्यूड है। ये आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हमने करना है, लेकिन सिर्फ लैटिट्यूड बता रहा हूँ। ये सेंटर वाला इक्वेटर है। ये अब जितने भी इसके ऊपर कंट्रीज आएंगे, इक्वेटोरियल कंट्रीज उनको बोलते हैं, और अक्सर क्वेश्चन आता है कि एशिया के कंट्रीज कौन कौन से हैं जो इक्वेटर पे आते हैं, अफ्रीका के कंट्रीज कौन से हैं ये भी क्वेश्चन आता है, और साउथ अमेरिका का भी आता है। ये आगे नीचे दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता लग जाता है अभी। अच्छा जी, नहीं आना चाहिए इसको। अच्छा जी, अब एक तो बात आपको यहाँ पे से पता चल जानी चाहिए कि इक्वेटर कितने कंटिनेंट से पास करता है। पहला ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा ये एशिया हो गया। ठीक है, और चौथा ये ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4, पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर रहे हैं कि इक्वेटर जो है 4 कंटिनेंट से वो पास होता है। ठीक है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका के सेंटर से, एशिया के बिल्कुल नीचे वाली साइड से, और ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल जो ऊपर वाले कंट्री इनमें से। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल बताइए। इक्वेटर पासेस थ्रू 4 कंटिनेंट्स एंड 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर पास करता है। और अगर क्वेश्चन आए कि कितने कंटिनेंट्स है तो वो आपके 4 हैं, वो मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। इसमें पहला एशिया है, अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और साउथ अमेरिका भी है। ठीक है, नॉर्थ नहीं है, साउथ अमेरिका। अच्छा, एशिया का सिर्फ एक कंट्री है जो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, जिसके जो इक्वेटर पे आता है। ठीक है, अच्छा, अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इसकी एक की बनाई हुई है, GCC UK SS। अब ये क्या ऑब्जर्व इसकी है, जब अफ्रीका का भी मैप रहता है वो करवाऊंगा तो आपको कंट्रीज की लोकेशन भी पता चल, लेकिन ऐसे ही याद कर लें। गैबोन है पहला कंट्री, फिर कांगो है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये नहीं है, एक जमहूरियत वाला कंट्री है। ठीक है, उसके बाद युगांडा है, फिर कीनिया है, फिर सोमालिया है, और फिर साओ टोम है। अब ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं, इनके लोग आप देखें तो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के काले होंगे और अजीब तरह का ये। उसके बाद ये माल न्यूट्रेटेड कंट्री है यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, जो कुछ भी यहाँ से निकलता है वो दूसरे डेवलप कंट्री यहाँ पे आते हैं और उनको कुछ उज्जत वगैरह दे के, डायमंड शायमंड जो कुछ भी जितने मिनरल्स वगैरह सारी कीमती चीज़ें जो मादनाती होती हैं वो सारी निकाल के यहाँ से ले जाते हैं और उनको सिर्फ कोई थोड़ी सी मखसूसी रोजी दे के चल बसते हैं। ठीक है, ये हो गए अफ्रीका के कंट्री जो इक्वेटर पे आते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कौन से, ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 कंट्री हैं जो इक्वेटर पे आते हैं, उसमें नारो है और किरीबाटी है। ये नारो मैंने आपको पहले भी बताया, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, यानी छोटी दुनिया की रिपब्लिक कंट्री जो है वो नारो है ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद साउथ अमेरिका जो नीचे वाली साइड पे है, इसके कितने कंट्रीज हैं, इसके 3 कंट्री हैं, इक्वाडोर आता है, कोलंबिया आता है और ब्राज़ील आता है। बिगेस्ट कंट्री पॉपुलेशन, ये ब्राज़ील का मैंने आपको बताया था, पॉपुलेशन वाइज 5वें नंबर का, और एरिया वाइज यानी 5वें नंबर पे आता है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं सब लोगों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये जीके जो है ना ये स्टैटिक नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा जो बिल्कुल कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो तो चेंज नहीं होती, हाँ जो पॉलिटिकल कोई चीज़ हो वो अपडेट होती रहती है। जैसे ये कंट्री की पोजीशन पाकिस्तान छठे से 5वें पे आ गया, 5 किसी चीज़ में छठे 7वें से पे चला गया, तो ये चीज़ें वेरिएट होती रहती है। तो इसको ये नहीं आपने कहना कि ये 5 बताया था और 6, या 6 बताया था और 5 है, ये आपने खुद कंसीडर कर लेनी है। आप सब लोग माशाल्लाह समझदार हैं। अच्छा अच्छा, इक्वेटर पे जो कंट्री हैं इन पे दिन और रात एक जैसे, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अच्छा, फिर MCQ अक्सर आता है, ये मैं रेज कर लूँ, ये पूछा जाता है जनाब अली कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा इंटरनेशनली, तो ये क्योंकि UNO ने रिकॉग्नाइज
की हुई ये सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आता है। तो मैं पॉइंट आउट कर दूँ, जब लॉन्गेस्ट डे का सॉरी ये ना, अच्छा लॉन्गेस्ट डे जो है ये 21 जून है। उसके बाद इक्वल डे एंड नाइट होती हैं जी 23 सितंबर और 21 मार्च। उसके बाद शॉर्टेस्ट डे है 25 ऑफ दिसंबर। अच्छा, अब अक्सर लोग कहते हैं, लोगों ने सुना होता है यार कोई ऐसा कंट्री भी है जिसमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो कुछ लोग मानते नहीं है, असल में ऐसा कंट्री वाकई है, लेकिन वो रात और दिन का थोड़ा इस तरह क्लियर नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं। ये है नॉर्वे। ये नॉर्वे जो है यूरोप का कंट्री है, तो इसमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात। इसकी क्या फिलॉसफी है, जब वो हम नॉर्वे की हिस्ट्री करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गए। उसके बाद आप आ जाइए नीचे। ये मैंने आपको बता दिया स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। ये एक्चुअली वेटिकन सिटी भी है और ये स्मॉलेस्ट कंट्री का स्टेटस भी रखता है। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक नारो, ये 2 दफ़ा आगे ऊपर रिपीट हो गया। अच्छा जी, अब जो टॉपिक है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये अगर आपने समझ लिया तो आपकी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये कवर हो जाएंगे। आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पता चल गया, अर्थ की रोटेशन का पता चलेगा, सीजनल मूवमेंट का पता चलेगा। तो सारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। तो इसको ज़रा आपने अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, अब मैंने पहले आपको उसका ज्योग्राफी कराई थी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने डिवीजन कैसे की है। जो अच्छा जी, ये ना अर्थ को, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। हमने ना टेम्परेट जोन में हमने डिवीजन की हुई है। हमने से मुराद जो जियोग्राफी के एक्सपर्ट हैं, जब ये वो बैठते हैं तो वो फिर ये उन्होंने सारी चीज़ें ये डिसाइड की गई हैं। इसमें मैं ज़रा पॉइंटर को कर दूँ ताकि आपको ना इसमें निशान। अच्छा, ये है आपका हॉरिजॉन, ठीक है, हॉट जोन सेंटर वाला, जो जिसमें मैंने बताया था कि 4 कंटिनेंट हैं और 4 कंटिनेंट के कंट्रीज आते हैं। जो बताया था हॉट जोन है, डायरेक्ट सनलाइट सूरज की, अगर यहाँ पे सूरज बनाया जाए ना, सूरज बनाया ऐसे ही बना है, तो ये डायरेक्ट सनलाइट 90 डिग्री की यहाँ पे इस पे पड़ती है, इस पे, इस हॉट जोन पे। तो इसीलिए यहाँ के रहने वाले लोग ब्लैक होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट 90 डिग्री पे इनके ऊपर पड़ रही है, यानी बिल्कुल ऊपर से। अच्छा, उसके बाद डिवीजन की हुई है जोन, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ। जो ये है ना ऊपर 23.5 डिग्री, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अक्सर पूछा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जाविया क्या, यानी ये वाला 23.5 है। अब इसके इसी तरह जब आप नीचे साउथ की तरफ आते हैं तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी 23.5 है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसका जो जोन है, इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे जो जोन है ये है टेम्परेट जोन। कौन सा जोन है? टेम्परेट, वार्म वार्म टेम्परेट जोन। और इसके बाद इसका भी ऐसे ही है, ये वाला, ये मैं इधर थोड़ा सा निशान है, वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है। अच्छा, इससे आगे जब आप निकलते हैं यहाँ पे और इधर भी, यानी आपने देखना है जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और इधर से साउथ की तरफ आ रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इससे आगे जो 45 से आता है आगे डिग्री से आगे, ये आता है कूल टेम्परेट जोन आपका शुरू हो जाता है, ये वाला कूल टेम्परेट। और यहाँ पे इसका उतने सेम स्केल पे इसका ये वाला, ये कूल टेम्परेट जोन, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन ऊपर लगी लेकिन ये नीचे वाली है, ये वाला कूल टेम्परेट जोन, ठीक हो गया। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है। ये नॉर्दर्न साइड पे 23.5 पे, और ये साउदर्न साइड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये वार्म टेम्परेट जोन दोनों के हो गए। फिर ये ऊपर कूल टेम्परेट जोन मैंने करवा दिए। अच्छा, अब 66 से आगे जब आप बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना, तो ये तो आपने याद रखना है, ये सारा जनाब जमा हुआ पोर्शन है सारा। तो ये है कूल जोन, ठीक है, ऊपर वाला। इस तरह जैसे आगे ये अंटार्कटिक सर्कल है, जैसे बरआज़म अंटार्कटिका भी है, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन चूंकि है नहीं, तो ये भी सारा जो है कूल जोन है। तो ये क्लियर आपको हो गया जी। थोड़ा सा यार मैसेज करके बता दो किसी को, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो मैंने टेम्परेट जोन करवाए हैं। ओके जी सर, ओके है। ओके जी, ओके, चलें हम आगे चलते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है।
चलो शुक्र अल्लाह का। जी सर, शुक्रिया। मकसद, हाँ जी, मकसद तो यह है सर खपाने का कुछ फ़ायदा भी तो हो ना। अच्छा जी जी। सर। अच्छा जी भाई, मैंने अभी जो बताए हैं, अगर किसी ने लिखने हो तो ये नीचे हैं। नॉर्थ की तरफ जो 23.5 डिग्री होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। साउथ की तरफ भी बता दिया आपको, उसकी लोकेशन भी बता दी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। दोनों तरफ बताया था। ये दोनों हॉट जोन है, 0 से शुरू होकर 23.5। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कि हॉट जोन कितने कितनी उसकी ये वाली वैल्यू पूछी जाती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये किस साइड पे, ये नॉर्थ वाली साइड, ये साउथ वाली। उसके बाद आता है टेम्परेट लाइन, ये मैंने आपको बता दी, ये टेम्परेट लाइन दोनों की, ये वार्म टेम्परेचर वाली, ये 23.5 से आगे ऑनवर्ड जब आप नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ नीचे आएंगे तो ये होगा। उसके बाद 66.5 ये आर्कटिक सर्कल था, ये मैंने ऊपर की तरफ, ये कूल टेम्परेट जोन है। और ये दूसरा जो अंटार्कटिक सर्कल है ये नीचे की तरफ है। ठीक है जी। उसके बाद ये कूल जोन है, ये बिल्कुल लास्ट पे जब बता दिया था। अच्छा, ये पाकिस्तान को उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान किस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे है। लैटीट्यूड बताया कि वहाँ हम वार्म टेम्परेट जोन में आते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान किस टेम्परेट जोन में आता है, तो जाहिर बात है अब टेम्परेट जोन का किसी को कोई आइडिया होगा तो वो बता सकेगा कि टेम्परेट जोन क्या होता है। तो पाकिस्तान वार्म टेम्परेट जोन में आता है। अगर वो थोड़ी सी आपसे बहस करे, आप एग्जामिनर आपको पूछे, बल तो एमसीक्यूज वाले पेपर में तो नहीं उसने पूछना, जब इंटरव्यू में पूछे तो वो आप बता सकते हैं उसको, जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला वार्म टेम्परेट जोन है, हम वहाँ पे आते हैं। हम वहाँ पे कैसे आते हैं कि हम जोग्राफिकली इस हिस्से में फॉल करते हैं। मैप देखें, हर चीज़ की बेस मैप आ रही है, तो जोग्राफिकली हम यहाँ पे इस जोन में आते हैं, तो इसीलिए हम इसी जोन में फॉल करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था, मैं रेज कर लूँगी थोड़ा सा। अच्छा, ओशन हमने पढ़ लिए थे, ये पैसिफिक था, ये अटलांटिक था, हडसन, ये इंडियन ओशन था, इंडियन ओशन। ठीक है, पैसिफिक बिल्कुल दुनिया की इस तरफ और राइट ईस्ट और वेस्ट की तरफ, और अटलांटिक जो है ये जनाबे वाली बिटवीन नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की ईस्ट साइड पे और यूरोप की वेस्ट साइड पे लगता है। ये बता दिया था मैं, थोड़ा सा एक दफ़ा बता भी देता हूँ आपको, मज़ीद आसानी हो जाएगी। ये देखिए, अगर हम देखें ना जी, सिलेक्ट करने में ना इसको बड़ा मसला है। अच्छा, पैसिफिक था, अगर ये ईस्ट है आपका, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो पैसिफिक जो है दुनिया की दोनों साइडों पे है, यहाँ पे भी है और ईस्ट साइड पे भी और वेस्ट साइड पे, ये पैसिफिक ओशन है। अब यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ की तरफ ये आपका आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक था, और ये साउथ की तरफ अंटार्कटिक ओशन था। तो इस तरह आपके 5 ये ओशन पूरे हो जाते हैं। ये जैसे नाम दिया, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिक और आर्कटिक। ये स्मॉलेस्ट ओशन जो है ये नीचे वाला है, आर्कटिक, ये नॉर्थ ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर वाली यहाँ जो मैंने आपको बताया था फ्रीज्ड ओशन है, कूल जोन में आता है, तो ये स्मॉलेस्ट ओशन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे जनाब हमने ये टेम्परेट जोन पढ़ लिए। इसके बाद जो आगे थोड़ी सी मूव करनी है जी चीज़, वो है, अच्छा ये चीज़ एक छोटी सी टिप याद रखनी है, लैटीट्यूड जो है ना, लैटीट्यूड, लैटीट्यूड क्या होता है, जो ज़मीन को वेस्ट से ईस्ट के ऊपर, जैसे ये पेपर जो नीचे ये लाइनें लगी हुई ना ज़मीन की, अगर इस तरह जैसे लाइनें लगी हुई हैं तो ये लैटीट्यूड होती हैं, और लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे लाइनें होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइनें लगाई जाती हैं। मैं लगा के बता भी देता हूँ, आगे मजीद आनी भी है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी। ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गी से लॉन्ग से याद रखने, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो डिवीजन है ये लॉन्गिट्यूड होती है। ये लॉन्गिट्यूड आ रही हैं कितने सारे ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अब जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ, दोनों एक ही बात है, इसको बोलते हैं लैटीट्यूड। ये लैटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड दोनों एल से शुरू होते हैं, लेकिन ऊपर वाले लॉन्गिट्यूड, ये नीचे वाले लैटीट्यूड। अब लैटीट्यूड जो डिवीजन की गई है किस लिए की गई है, मौसम डिसाइड करने के लिए, मौसमों की वजह से सारी, आगे डिटेल जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि मौसमों का इनके साथ क्या ताल्लुक है। और लैटीट्यूड जो है वो
लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो एक तो ये टाइम डिसाइड करते हैं और उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी भी कंट्री की, जैसे पाकिस्तान की लोकेशन। अब जब आप क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान 23 डिग्री इतने पे लैटीट्यूड पर इतने लॉन्गिट्यूड पे आता है, तो ये वो चीज़ है सारी। अच्छा, उसके बाद आ गया लॉन्गिट्यूड। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं और रेज कर लूँ ताकि ना थोड़ा अजीब नजर ना। ये अब आ गया आपका लॉन्गिट्यूड वाली डिवीजन आ गई। ये आपको दिखाए कि कितने उन्होंने बनाए हो, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये सारे हमारे क्या हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये लॉन्गिट्यूड है सारे, ये देखिए ये लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही हैं ये लॉन्गिट्यूड है, ये सारी नीचे आ रही है लॉन्गिट्यूड। अच्छा, इसमें थोड़ी सी 3-4 चीज़ें बड़ी टेक्निकल हैं, वो मैं ज़रा बता दूँ आपको। अब जो टोटल डिवीजन है ना हमारी अर्थ की, ऐसे ये है 360 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसको टोटल सम अप करते हैं तो ये बनते हैं 360। ठीक है, ये उसने करके बताया भी है 360। अब इस ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझ। अब ये जो एक लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है और ये दूसरा लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, ये तीसरा लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, ये चौथा लॉन्गिट्यूड, अब इनके दरमियान ना जो टाइम डिफरेंस कंसीडर होता है ना, ये 4 मिनट का फासला है इनके दरमियान। यानी एक लॉन्गिट्यूड से, यानी किसी कंट्री से जितने लॉन्गिट्यूड गुजरते होंगे उसका ऐसे 4-4 मिनट का फर्क होगा एक लॉन्ग, यानी एक जगह का दूसरी जगह पे। जैसे आप देखें ना, रोजा हम खोलते हैं तो कराची वालों का टाइम और होता है और हमारा और होता है। उसकी आगे डिटेल हम आपको समझा देंगे सारी कैसे। ठीक है जी, पहले सिर्फ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि लॉन्गिट्यूड का, एक लॉन्गिट्यूड से जो टाइम का डिफरेंस है, मैं टाइम डिफरेंस बता रहा हूँ, डिस्टेंस इन किलोमीटर नहीं बता, तो ये 4 मिनट का डिस्टेंस है। अच्छा, फासला जो है, अब ये तो मैंने बता दिया इसका मिनट में। अब फासला है 112 किलोमीटर, यानी एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड जो बिछाया गया है या जो डिवीजन की गई है वो 112 किलोमीटर का फासला रख के जमीन के ऊपर स्केल बना के उसको डिवीजन की गई है। ठीक है, यानी अब पता चल गया 180 के जो जितनी भी डिवीजन है 112 किलोमीटर के एक फासले से एक लॉन्गिट्यूड, फिर उसका अगर टाइम मिनट में फासला मेजर करें तो वो 4 मिनट। आगे जाके समझ लग जाती है इसकी आपको, ये पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब आपने देखना है जी जीरो मेरिडियन। अब जीरो मेरिडियन ये ग्रीन मीन विच टाइम है। जब कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो ग्रीन मीन विच टाइम है वो +5 है, यानी उसमें जमा 5 कर देते हैं हम, वो क्या सीन है, ये समझने वाली बात। अब जीरो मेरिडियम को प्राइम मेरिडियम भी कहते हैं। ये GMT, अक्सर आपने टाइम के साथ जब किसी कंट्री का आप टाइम निकाल दो, GMT या प्लस कुछ लिखा होता है या माइनस कुछ लिखा होता है, ये क्या। अच्छा, ये तो एक ग्रीन विच मीन टाइम लाइन है, यहाँ से एक्चुअली टाइम का ना आगाज होता है। ये उन्होंने एक दुनिया ने इंटरनेशनली डिसाइड किया गया कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम टाइम को बेसिकली स्टार्ट करेंगे, तो ये उस वजह से ग्रीन विच टाइम है। इसलिए ये GM सब टाइमों के साथ लिखा होता है। फिर आगे ये जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अगली जो फ्लाइट होती है उसके टाइम के साथ भी लिखा होता है कि कितने GMT। वो फिर थोड़े से जो अंडरस्टैंड करने वाले लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे टाइम क्या होगा। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूड अब मैंने आपको बता दी, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना, फिक्र नहीं करनी। ये लॉन्गिट्यूड आपको बता दी जो ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवीजन थी और इसका फासला 112 किलोमीटर था और 4 मिनट का टाइम डिफरेंस था। ये दोनों, ये 180 ईस्ट के लॉन्गिट्यूड मिलाएं और वेस्ट के मिलाएं तो 360 बनते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड, ये मिलकर लोकेशन डिसाइड करते हैं। अगर हमने कंट्री डिसाइड करना, ये पता करना हो कि फर्ज करें इंडोनेशिया कहाँ पे, इंडोनेशिया मैंने बताया था इक्वेटर पे आता है, यहाँ पे इक्वेटर पे, तो फिर ये देखे जाएंगे कि लॉन्गिट्यूड कौन सा गुजर रहा है और लैटीट्यूड यहाँ से कौन सा गुजर रहा है, क्योंकि इनकी भी आगे नंबरिंग है। तो वो फिर उस हिसाब से पता चल जाता है कि जो इंडोनेशिया है वो इतने लॉन्गिट्यूड पे है और इतने लैटीट्यूड पे शामिल है। ये बेशक आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर भी लीजिएगा इंटरनेट से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे लोकेशन पता चलती है, टाइम डिसाइड होता है और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसका पता चलता है। उसके बाद टोटल लेंथ जो है 360 बता दी, 180। अच्छा, मिनट्स ऑफ द डे अब आपको बताता हूँ। ये 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट 1440। अच्छा, एक लाइन से दूसरी लाइन तक 4 मिनट का फर्क, ये भी बता दिया। अच्छा जी,
अब चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर लाइन 4 मिनट कम कर दे। अब जब आपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करना है भाई मेरे, यानी ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आना है, तो 4 मिनट टाइम कम होता जाना है। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट नुकता है, ये समझ लें कि थीटा जो थीटे होते हैं ना उनको ही पता होता है। तो ये एक मिनट मैं इसी, यानी जब आपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है तो जो आपका जी ग्रीन मीन विच टाइम है वो कम होता जाना है। और जब ऑब्वियसली जब आपने वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना है तो आपका टाइम बढ़ता जाना है। इसलिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब आते हैं तो टाइम बढ़ता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब कंट्रीज की तरफ जाते हैं तो टाइम पीछे की तरफ जाता है। अब और थोड़ा क्लियर करते हैं आगे। अच्छा जी, वो कैसे जी? अच्छा, ये उन्हें हर लाइन पर 4 मिनट की कमी, यानी ईस्ट से वेस्ट आपको बता दिया कि जब आप ईस्ट से वेस्ट मूव करेंगे तो 4-4 मिनट वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कम होते जाएंगे। और उन एक एक लॉन्गिट्यूड, और फिर किसी मुल्क के जितने लॉन्गिट्यूड होंगे उनको टोटल कर लिया जाएगा और उनका टोटल का टाइम जो है वो ग्रीनविच टाइम से निकाल दिया जाएगा। अब इस तरह ही सेम वेस्ट में अप्लाई होता है कि जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो जितने लॉन्गिट्यूड होंगे उनके जितने मिनट बनेंगे उनको टोटल टाइम में ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के जो टोटल जो ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करें लॉन्गिट्यूड में, तो पाकिस्तान यहाँ करके आता है, तो इसमें जो टोटल हमारे लॉन्गिट्यूड है उनको जब जमा किया जाता है, ये मैंने ये उन्होंने बताया भी है। जैसे एक लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस 112 है, 180 लॉन्गिट्यूड के 720 मिनट बनते हैं और टोटल 12 घंटे। अच्छा, अब वन जो एक टाइम जोन है ना, जिस कंट्री में एक टाइम जोन है, जैसे हमारा एक टाइम है पूरे कंट्री में, तो उसमें 15 लॉन्गिट्यूड गुजरते होंगे तो एक टाइम जोन कंसीडर होगा। तो अच्छा, जो मैं जमा 5 वाला बता रहा था कि हमारे क्लॉक के यानी GMT +5 क्यों लिखा था, क्योंकि हमारे लॉन्गिट्यूड की अगर 15 लॉन्गिट्यूड गुजरे तो 15 × 4 60 बनता है। तो 60 जब उनको कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल 5 घंटे, 12 5 60 बन जाएंगे, तो वो 5 ऐड कर देंगे हमारे टाइम में। तो हमारा फिर वो टाइम इंटरनेशनली, ये जैसे GMT +5 आवर्स लिखा हुआ है, इस तरह पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ टाइम मैच हो जाता, पता चल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, पाकिस्तान के शकरगढ़ से ये सूरज निकलता है, तो उस हिसाब से ये जैसे मतलब दिखाई देता है हमें, शकरगढ़ से निकलता नहीं है एक्चुअली शकरगढ़ से, लेकिन वहाँ से दिखाई देना शुरू करता है हमें सुबह को। जब आप कभी अर्ली इन द मॉर्निंग उठे ना नमाज के लिए, तो आप देखें किस साइड से, जब आपकी ये नॉर्दर्न साइड वाली साइड है तो मशरक़ से निकल रहा होता है, तो ये समझ लें, कंसीडर कर लें कि शकरगढ़ से निकला है। अच्छा, ये उन्होंने बताया भी है 5 लाइनों का 1 घंटा बनता है, और ये टोटल 15,000 ये लाइनें टोटल हैं, तो ये 5 घंटे बनते टोटल। ठीक है, 15,005 और ये 75 बनते 75 बन के, और इसके 5 घंटे बनते हैं, और 5 घंटे जमा हो जाते हैं हमारे टोटल टाइम। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि और कंटिन्यू करना चाहिए या काफ़ी है आज के लिए? काफी है। काफ़ी तो है। काफी है, और अगर ये नोट्स रोज के शेयर होते हैं तो ये रिवाइज हो जाता है, इस तरह फिर भूल जाता है। अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग कर लिया करो, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, मैं ओके शेयर कर सर। दूंगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज़ भाई सब लोगों को, शुक्रिया। PDF ठीक है सेंड सर, कर। थैंक यू। शुक्रिया। जी सर।